हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। आज का चैप्टर है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के बारे में हम जानेंगे। तो कंटिन्यू करते हैं इसे। एवरी डे यू कम अक्रॉस मैनी चेंजेस इन योर सराउंडिंग्स। हम हमारे मतलब डेली लाइफ में, है ना, रोज हम क्या देखते हैं? चारों तरफ बहुत सारे परिवर्तनों को, बहुत सारे चेंजेस को देखते हैं। These changes may involve one or more substances। तो ये चेंजेस एक में भी हो सकते हैं और बहुत सारे सब्सटेंसेज में भी हो सकते हैं, मतलब चीज़ों में, पदार्थों में। फॉर एग्जाम्पल, योर मदर में आस्क यू टू डिजॉल्व शुगर इन वाटर टू मेक अ कोल्ड ड्रिंक। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो जैसे मतलब कि आपकी मदर ने, आपकी मम्मी ने आपको पानी में शुगर को घोलने के लिए कहा। ठीक है, डिजोल्व मतलब घोलना, है ना। तो चीनी को पानी में मिक्स करने के लिए कहा, मेक अ कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए। मेकिंग अ शुगर सॉल्यूशन इज अ चेंज। तो जो शुगर सॉल्यूशन बना है, ठीक है, जो चीनी का घोल बना है, वो भी क्या है? एक तरीके का चेंज है, परिवर्तन है। सिमिलरली सेटिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क इज अ चेंज, है ना। दूध से दही बनना भी क्या है? परिवर्तन है। समटाइम्स मिल्क बिकम्स श्योर। कई बार क्या होता है कि दूध खट्टा पड़ जाता है। सोरिंग ऑफ मिल्क इज अ चेंज। दूध का खट्टा पड़ना भी क्या है? चेंज है। स्ट्रेचेड रबड़ बैंड ऑल्सो रिप्रेजेंट अ चेंज। कोई रबड़ बैंड है, ठीक है, उसे खींचना भी क्या कहलाता है? वो भी एक तरीके का चेंज ही है। मेक अ लिस्ट ऑफ 10 चेंजेस यू हैव नोटिस्ड अराउंड यू। तो 10 ऐसे चेंजेस जो आपके चारों तरफ होते हैं, उन्हें नोटिस कीजिए। इन दिस चैप्टर वी शैल परफॉर्म सम एक्टिविटीज एंड स्टडी द नेचर ऑफ दीज चेंजेस। तो इस चैप्टर में हम एक्टिविटी के द्वारा जो नेचर में चेंजेस होते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे। ब्रॉडली दीज चेंजेस आर ऑफ टू काइंड्स, फिजिकल एंड केमिकल। तो ये जो चेंजेस होते हैं, ये परिवर्तन जो होते हैं, ये दो तरीके के होते हैं। फिजिकल यानी भौतिक, एंड केमिकल यानी रासायनिक। तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, ये दो तरीके के परिवर्तन, चेंजेस होते हैं। आगे इसमें देखते हैं फिजिकल चेंजेस, भौतिक परिवर्तन के बारे में देखते हैं। ये एक एक्टिविटी है, इसमें देखते हैं। कट अ पीस ऑफ पेपर इन 4 स्क्वायर पीसेज, है ना। एक पेपर लीजिए और उसे 4 पीसेज में कट कीजिए, स्क्वायर शेप में, चौकोर, ठीक है। कट ईच स्क्वायर पीस फर्दर इनटू 4 स्क्वायर पीसेज। और हर एक स्क्वायर पीस को 4 स्क्वायर पीस में कट कीजिए। ले दीज पीसेज ऑन द फ्लोर और अ टेबल सो दैट द पीसेज एक्वायर द शेप ऑफ द ओरिजिनल पीस ऑफ पेपर। और ये जो पीसेस कट किए हैं स्क्वायर शेप वाले, उन्हें या तो फ्लोर पे रखिए, है ना, फर्श पे, या फिर टेबल पे रखिए इन सारे पीसेस को। और देखिए कि ये अपने जो ओरिजिनल पीस ऑफ पेपर है, जो पहले पीस पेपर का पीस था, उसके जैसे ही है क्या ये शेप में? ऑब्वियसली यू कैन नॉट जॉइन द पीसेस बैक टू मेक द ओरिजिनल पीस, but is there a change in the property of the paper। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि ये जो पीसेस हैं, है ना, इन्हें हम वापस ओरिजिनल पीस में नहीं बना सकते। जैसे ये पहले पेपर का पीस था स्क्वायर शेप में, इसे वापस वैसे ही नहीं बना सकते। और क्या हुआ इसमें? इसकी जो प्रॉपर्टी है ना, पेपर की, उसमें चेंज आया, है ना। तो इस वजह से इसे दोबारा सेम वैसा ही नहीं बना सकते। आगे देखते हैं इसमें। ये दूसरी एक्टिविटी है। कलेक्ट द चॉक डस्ट लाइंग ऑन द फ्लोर नियर द चॉक बोर्ड इन योर क्लासरूम। ठीक है, क्लासरूम में जो बोर्ड लगा है और उसके नीचे की तरफ काफी सारा डस्ट गिरा हुआ है चॉक का, तो उसे कलेक्ट कीजिए, उसे इकट्ठा कीजिए। ठीक है, क्लासरूम के जो ब्लैक बोर्ड है, जो उसके नीचे खूब सारा जो चॉक का डस्ट है ना, उसे इकट्ठा कीजिए और
क्रश अ स्मॉल पीस ऑफ चॉक इनटू डस्ट, या फिर क्या कीजिए कि जो चॉक है उसे छोटे छोटे टुकड़ों में करके और फिर उसे डस्ट में कन्वर्ट कीजिए, है ना। मतलब कि चॉक को डस्ट में बनाइए, मतलब डस्ट मतलब चॉक का पाउडर। एड अ लिटिल वाटर टू द डस्ट टू मेक अ पेस्ट। फिर क्या करना है कि जो डस्ट है ना, चॉक का जो चूरा है, पाउडर जो है, उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करना है और पेस्ट बनाना है। रोल इट इनटू द शेप ऑफ अ पीस ऑफ चॉक, लेट इट ड्राई। फिर क्या करना है, इसे चॉक की शेप में रोल करके रखना है ना। उसके मतलब उसके पीसेस लेने हैं और उसे चॉक की शेप में बना के और उसे ठंडा करना है, उसे सुखाना है। ठीक है, लेट इट ड्राई, उसे सुखाना है। डिड यू रिकवर चॉक फ्रॉम द डस्ट? तो क्या आप उस डस्ट से दोबारा चॉक बना सकते हैं? अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं एक्टिविटी। टेक सम आइस इन अ ग्लास और प्लास्टिक टम्बलर। ठीक है, एक ग्लास में या फिर एक प्लास्टिक के बर्तन में कुछ आइस लीजिए, है ना, बर्फ लीजिए। मेल्ट अ सम पोर्शन ऑफ आइस बाय प्लेसिंग द टम्बलर इन द सन। तो क्या करना है कि जो बर्फ ली है उसका कुछ पोर्शन क्या करना है कि मेल्ट करना है। ठीक है, किसमें मतलब सूरज की रोशनी में, है ना, सनलाइट में उस टम्बलर को रखना है और उस आइस को क्या करना है, मेल्ट करना है। यू हैव नाउ अ मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर। तो आप देखेंगे कि एक मिक्सचर बना है आइस का और वाटर का। नाउ प्लेस द टम्बलर इन अ फ्रीजिंग मिक्सचर। फिर जो वो टम्बलर जिसमें आइस और वाटर है, जो मिक्सचर है ना, तो उस टम्बलर को फ्रिज में रखना है। आइस प्लस कॉमन साल्ट। तो क्या होगा उसमें, आइस और कॉमन साल्ट होगा। डज द वाटर बिकम सॉलिड आइस वंस अगेन? तो फिर वो जो पानी था वो क्या दोबारा आइस में बदल गया, दोबारा क्या उससे आइस बनी? फिर नेक्स्ट इसमें देखते हैं। फिर नेक्स्ट इसमें एक्टिविटी है, बॉयल सम वाटर इन अ कंटेनर। एक कंटेनर के अंदर पानी को बॉयल कीजिए, उबालिए। डू यू सी द स्टीम राइजिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर? तो आपने देखा होगा कि जो भाप है ना, वो पानी की मतलब वो ऊपर की तरफ आ रही है, पानी की सरफेस से। होल्ड एन इन्वर्टेड पैन बाय इट्स हैंडल ओवर द स्टीम एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द बॉइलिंग वाटर। तो जो पानी जो जिस कंटेनर में बॉईल हो रहा है उसके ऊपर एक पैन को उल्टा करके थोड़ा ऊपर की तरफ रखिए। फिर भाप के ऊपर रखिए। फिर देखिए, ऑब्जर्व द इनर सरफेस ऑफ द पैन। फिर जो पैन की इनर सरफेस है, अंदर की जो सतह है, उसे ऑब्जर्व कीजिए, उसे देखिए। डू यू सी एनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर देयर? तो आपने उसके अंदर पानी की कुछ बूंदे देखी होंगी। जिस कंटेनर के अंदर पानी बॉईल हो रहा था, जिसमें से भाप निकल रही थी, उसके ऊपर अगर किसी पैन को थोड़ा सा ऊपर करके और उल्टा करके रखा जाए तो उस भाप से क्या होगा कि पानी की छोटी छोटी जो बूंदें हैं, ड्रॉपलेट्स जो हैं, वो उस पैन में इकट्ठा हो जाएंगी। तो प्रॉपर्टीज सच एज शेप, साइज, कलर एंड स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस आर कॉल्ड इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो जो चीजें हैं उनकी शेप में, उनके साइज में, उनके कलर में, है ना, क्या होता है कि और उनकी मतलब कि जो उनकी स्टेट होती है, मतलब उनकी जो फॉर्म होती है, लिक्विड में है, वाटर में है या गैस है ना, तो उनके अंदर सब में जो चेंजेस होते हैं, है ना, वो सब क्या कहलाते हैं? वो तो होते हैं उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, है ना। कोई सब्सटेंस है, कोई पदार्थ है, उसके साइज में, उसके शेप में, उसका कलर, है ना, और उसकी जो स्टेट है ना, वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है ना। तो फिर अ चेंज इन विच अ सब्सटेंस अंडरगोज अ चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड अ फिजिकल चेंज। तो इसके अंदर जो चेंज होता है ना, ये जो पदार्थ हैं, है ना, ये जो सब्सटेंसेस है, इनके अंदर जो चेंजेस होते हैं, है ना, उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस होते हैं,
वो क्या कहलाता है, वो फिजिकल चेंज कहलाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। आपने अभी देखा कि ये जो सब्सटेंसेस है ना, ये जो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, तो इन फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो चेंजेस होते हैं वो फिजिकल चेंज कहलाते हैं, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। अ फिजिकल चेंज इज जनरली रिवर्सिबल। ठीक है, तो ये जो फिजिकल चेंज होता है, ये जो भौतिक परिवर्तन होता है, ये सामान्य तौर पर रिवर्सिबल होता है। इन सच अ चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। क्या होता है कि रिवर्सिबल मतलब कि कोई चीज है, जैसे बर्फ है ना, उसको पिघला दिया, पिघला के फिर उसे वापस फ्रिज में रख के उसे वापस मतलब आइस अपन ले सकते हैं, है ना, वापस वो अपने को बर्फ में मिल सकती है। तो ये तो मतलब कुछ तो चीजें रिवर्सिबल होती हैं, कुछ चेंजेस, फिजिकल चेंजेस, और कुछ कैसी होती हैं, कुछ में क्या होता है कि इन सच अ चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, और कुछ चेंजेस में क्या होता है कि कोई नए सब्सटेंस नहीं बनते हैं। लेट अस नाउ कंसीडर द अदर काइंड ऑफ चेंज। अब हम दूसरे चेंज के बारे में जानेंगे। केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन। अ चेंज with which you are quite familiar is the rusting of iron। तो आपने देखा होगा कि एक चेंज तो आपने देखा होगा कि जो लोहा होता है उस पे जंग लग जाती है। रस्टिंग यानी कि जंग लगना, आयरन मतलब लोहा। इफ यू लीव अ पीस ऑफ आयरन इन द ओपन फॉर सम टाइम इट एक्वायर्स अ फिल्म ऑफ ब्राउनिश सब्सटेंस। ठीक है, तो उसका एक मतलब आयरन का कोई टुकड़ा लिया, ठीक है, और उसे थोड़े टाइम के लिए खुले में रख दिया, तो क्या होगा, इट एक्वायर्स अ फिल्म ऑफ ब्राउनिश सब्सटेंस। तो उसके ऊपर ब्राउनिश कलर का आपको मतलब कुछ दिखाई देगा, कोई सब्सटेंस होगा, कोई पदार्थ दिखेगा, तो वो क्या होगा, दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड रस्ट। तो जो ब्राउनिश कलर का जो सब्सटेंस उसके ऊपर होगा, कोई आयरन के पीस को आपने अगर खुले में रखा है तो उसके ऊपर कोई ब्राउनिश कलर की मतलब फिल्म जैसी कोई सब्सटेंस होगा, तो वो सब्सटेंस क्या होगा, वो होगा रस्ट मतलब जंग। एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग। और ये जो प्रोसेस होगी ये क्या कहलाती है, रस्टिंग कहलाती है, जंग लगना कहलाती है। Iron gates of parks or farmlands, iron benches kept in lawns and gardens, almost every article of iron। तो जैसे पार्क के गेट हो गए वो आयरन के होते हैं, है ना, और जो खेत होते हैं, है ना, उनके जो गेट होते हैं वो कैसे होते हैं, आयरन के होते हैं, लोहे के होते हैं। और जो लॉन में और जो गार्डन में जो बेंचेस रखी हुई होती हैं वो भी आयरन की होती हैं। Almost every article of iron kept in the open gets rusted। ठीक है, तो लगभग सारे आर्टिकल जो होते हैं, जो लगभग सारी चीज़ें किसकी बनी हुई होती हैं, लोहे की बनी हुई होती हैं। और जब उन्हें ओपन में रखा जाए, जब उन्हें खुले में रखा जाए तो उन पर जंग लग जाती है। एट होम यू मस्ट हैव सीन शॉव्स एंड स्पैड्स गेटिंग रस्टेड when exposed to the। तो आपने घर पर देखा होगा कि जो कुदाल होता है, शॉल्स है ना, एंड स्पेड्स जो फावड़े होते हैं ना, उन पर क्या होता है कि उन पे जंग लग जाती है। when exposed to atmosphere for some time, जब उन्हें खुले वातावरण में जब थोड़े टाइम के लिए रख दिया जाए तो उन पर जंग लगना शुरू हो जाती है। इन द किचन अ वेट आयरन पैन, तवा often gets rusted if left in the state for some time। तो क्या होता है, किचन में जो तवा रखा हुआ होता है, आयरन पैन जो होता है, उसके ऊपर भी जंग लग जाती है ना। इन दैट स्टेट फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए उसके ऊपर, जब अगर वो थोड़ा सा भी गीला रह जाए, है ना, किचन में जो तवा होता है अगर वो थोड़ा सा भी गीला रह जाता है, वेट यानी कि गीला, अगर थोड़ा सा भी गीला रह जाए तो क्या होगा, थोड़े से टाइम के लिए तो उस पर क्या होगा, जंग लगना शुरू हो जाएगा। रस्ट इज नॉट आयरन। तो जो
जंग होती है वो लोहा नहीं है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम आयरन ऑन विच इट गेट्स डिपोजिटेड। तो ये क्या है कि ये लोहे से अलग है, ठीक है। डिपोजिटेड का मतलब ये लोहे से अलग पाया जाता है, ये लोहे से अलग होता है, इसे हम आयरन नहीं कह सकते। लेट अस कंसिडर अ फ्यू मोर चेंजेस वेयर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। है तो क्या कुछ चीज़ों के जो चेंजेस है ना, जो कि नए सब्सटेंस में बनते हैं, तो उनके बारे में देखते हैं हम। तो ये एक एक्टिविटी है टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर, ठीक है। टीचर के साथ में मिलके एक ये एक्टिविटी की गई है, या हम कह सकते हैं एक प्रयोग किया गया है। डिजोल्व अबाउट अ टीस्पूनफुल ऑफ कॉपर सल्फेट, ब्लू विट्रियल और नीला थोथा इन अबाउट हाफ अ कप ऑफ वाटर इन अ ग्लास टम्बलर और अ बीकर। तो क्या करना है कि 1 चम्मच कॉपर सल्फेट, जिसे ब्लू विट्रियल भी कहते हैं या नीला थोथा भी कहते हैं, उसे एक जो आधा कप पानी का है, ग्लास में हो, ग्लास टम्बलर में हो या बीकर में हो, क्या करना है कि एक या तो बीकर लो या फिर एक ग्लास टम्बलर लो, या मतलब कोई कांच का ग्लास लो, उसके अंदर आधा कप पानी लेना है और उसके अंदर 1 चम्मच कॉपर सल्फेट मिक्स करना है। एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू द सॉल्यूशन। फिर क्या करना है कि ये जो सॉल्यूशन है इसके अंदर कुछ बूंदे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की डालनी है। यू शुड गेट अ ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन। तो आप पाओगे कि ये जो सॉल्यूशन है इसका कलर कैसा हो गया है, ब्लू कलर हो गया है, नीले रंग का ये सॉल्यूशन हो गया है। सॉल्यूशन मतलब विलियन। सेव अ स्मॉल सैंपल ऑफ द सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब और अ स्मॉल ग्लास बॉटल। फिर क्या करना है कि ये जो सॉल्यूशन है इसका एक सैंपल तो किस में डालना है, टेस्ट ट्यूब में डालना है और एक छोटे ग्लास बॉटल में डालना है। ड्रॉप अ नेल और अ यूज्ड शेविंग ब्लेड इनटू द रिमेनिंग सॉल्यूशन। तो ये जो बचा हुआ सॉल्यूशन है उसके अंदर या तो एक कील डालो, नेल मतलब कील, और या फिर जो शेविंग ब्लेड होती है वो डालिए। वेट फॉर हाफ एन आवर और सो, है ना। तो क्या करना है, 1-1.5 घंटे के लिए इसे छोड़ देना है, वेट करना है। फिर क्या हम देखते हैं इसके अंदर, ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। तो वो जो कलर है उसे ऑब्जर्व करना है, उसे देखना है। कंपेयर इट विद द कलर ऑफ द सैंपल सॉल्यूशन सेव्ड सेपरेटली। फिर इस कलर को जो सैंपल निकाला था सॉल्यूशन का अलग से, है ना, उससे मैच करके देखना है, कंपेयर करना है। फिर आगे देखते हैं। डू यू सी एनी चेंज इन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन। तो आपने क्या जो सॉल्यूशन था एक तो सेपरेटली निकाला था और एक के अंदर नेल और ब्लेड वगैरह डाली थी, तो जो उनके कलर में कोई चेंजेस आया है, आपने ये मतलब ऑब्जर्व किया। टेक आउट द नेल और द ब्लेड। तो उस सॉल्यूशन में से कील को और जो ब्लेड है या फिर जो ब्लेड है उसे निकाल दीजिए। हैज़ इट चेंज्ड इन एनी वे। तो ये मतलब किसी भी तरह से कोई चेंज हुआ। द चेंजेस दैट यू नोटिस आर ड्यू टू अ रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन। तो जो चेंज हुआ है आपने नोटिस किया होगा इसमें कि एक रिएक्शन होती है कॉपर सल्फेट और आयरन के बीच में, है ना। तो उससे क्या होता है कि चेंजेस आए, तो इस चेंज को आपने नोटिस किया। द चेंज ऑफ कलर ऑफ द सॉल्यूशन फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट अ न्यू सब्सटेंस। तो जो सॉल्यूशन है उसमें जो चेंज आया, मतलब ब्लू से वो जब ग्रीन फॉर्म में हुआ ऑफ आयरन सल्फेट, है ना। आयरन सल्फेट का आयरन सल्फेट में क्या हुआ कि ब्लू से जब वो ग्रीन कलर में आया, चेंज हुआ, है ना, अ न्यू सब्सटेंस, एक नया सब्सटेंस बना। तो द ब्राउन डिपॉजिट ऑन द आयरन नेल इज कॉपर, है ना। तो जो कील थी उसके ऊपर जो ब्राउन कलर जो ब्राउनिश जो जमा हुआ
वो क्या है, वो कॉपर है, तांबा है। अनदर न्यू सब्सटेंस, तो ये क्या है, एक दूसरा नया सब्सटेंस बना, दूसरा नया पदार्थ बना। वी कैन राइट द रिएक्शन एज, तो ये रिएक्शन है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ब्लू कलर का प्लस आयरन हो गया, तो इससे क्या बना, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन ग्रीन कलर में, और क्या बना, कॉपर ब्राउन डिपॉजिट। तो इस एक्टिविटी में क्या हुआ कि जो नया सब्सटेंस बन रहा था आयरन सल्फेट, तब क्या हो रहा था कि जो सॉल्यूशन का ब्लू कलर था वो ग्रीन में बन रहा था, और जब कॉपर बन रहा था तब क्या हुआ कि आयरन नेल के ऊपर कुछ ब्राउन डिपॉजिट हुआ है ना, कुछ ब्राउन कलर का कोई सब्सटेंस इकट्ठा हुआ, जमा हुआ, तो उससे नया सब्सटेंस बना है ना। तो अब आगे इसमें देखते हैं, ये है इसकी एक्टिविटी है ना, चेंज इन कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ड्यू टू रिएक्शन विद आयरन। इसमें एक में कॉपर सल्फेट है ब्लू कलर का और एक में आयरन सल्फेट है ग्रीन, और एक में ये आयरन सल्फेट है ग्रीनिश कलर का। अब इसमें आगे देखते हैं, तो अ चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज। ठीक है, तो एक या एक से ज्यादा नए सब्सटेंस बन रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, केमिकल चेंज कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। अ केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। तो ये जो केमिकल चेंज है इसे हम केमिकल रिएक्शन भी कह सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया भी कह सकते हैं। केमिकल चेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ्स। ठीक है, तो ये जो रासायनिक परिवर्तन है ये हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऑल न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंजेस, है ना। तो क्या होता है कि जब केमिकल चेंजेस होता है तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है, उससे नए सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन होता है, नए सब्सटेंसेस बनते हैं, नए पदार्थ बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल डाइजेशन ऑफ फूड इन अवर बॉडी, है ना। तो इसके क्या उदाहरण है, क्या एग्जाम्पल है कि खाने हमारी बॉडी के अंदर भोजन का, है ना, पाचन, फूड का डाइजेशन होना, खाने का पचना या भोजन का पचना, है ना। रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स, जो फ्रूट्स हैं, फल हैं, उनका सड़ना। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, है ना, तो जो अंगूर होता है उसमें खमीरीकरण होना, फर्मेंटेशन होना, एक्सेट्रा। हैपन ड्यू टू सीरीज ऑफ केमिकल चेंजेस, तो ये क्या है, ये एक तरीके की सीरीज है रासायनिक परिवर्तन की। अ मेडिसिन इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ अ चेन ऑफ केमिकल रिएक्शंस, तो जो मेडिसिन होती है, जो दवाइयां होती हैं, वो एक एंड प्रोडक्ट होता है। ये जो सीरीज होती है, ये जो चेन होती है केमिकल रिएक्शन की, इसका एंड प्रोडक्ट होता है कौन, ये जो मेडिसिन होती है, जो दवाइयां होती हैं। यूजफुल न्यू मटेरियल्स सच एज प्लास्टिक्स एंड डिटर्जेंट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय केमिकल रिएक्शंस, है ना। तो जो हमारे लिए जो नए पदार्थ होते हैं, जो यूजफुल होते हैं, उपयोगी होते हैं, जैसे कि प्लास्टिक हो गए, जो साबुने वगैरह हैं, डिटर्जेंट्स हैं, है ना, तो आर प्रोड्यूस्ड बाय केमिकल रिएक्शंस। ये किससे बनाए जाते हैं, ये केमिकल रिएक्शन से बनाए जाते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं से बनाए जाते हैं। इंडीड एवरी न्यू मटेरियल इज डिस्कवर्ड बाय स्टडिंग केमिकल चेंजेस। तो क्या होता है कि एवरी न्यू मटेरियल इज डिस्कवर्ड, है ना, तो जो बाय स्टडिंग केमिकल चेंजेस, तो जो नए मटेरियल जो होते हैं, जो नए पदार्थ होते हैं, है ना, उन्हें उन्हें किसके द्वारा स्टडी की जाती है, केमिकल चेंजेस के द्वारा उनकी स्टडी की जाती है, रासायनिक परिवर्तनों के द्वारा उनकी स्टडी की जाती है। या हम कह सकते हैं कि जो नए मटेरियल जो डिस्कवर हो रहे हैं ना, वो किसके द्वारा हो रहे हैं, स्टडिंग केमिकल चेंजेस, है ना, केमिकल चेंज की स्टडी के द्वारा हो रहे हैं। वी हैव सीन दैट वन और मोर न्यू सब्सटेंसेज आर प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल चेंज, तो हमने देखा कि एक या एक से ज्यादा जो नए सब्सटेंस बन रहे हैं, नए पदार्थ बन रहे हैं, है ना, वो किसमें बन रहे हैं, इन अ केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन के अंदर एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस बन रहे, पदार्थ बन रहे। इन एडिशन टू न्यू प्रोडक्ट्स, है ना, द फॉलोइंग में अ कंपनी अ केमिकल चेंज, तो इसके अंदर क्या होता है कि नए प्रोडक्ट्स बन रहे हैं और वो किसके साथ बन रहे हैं,
केमिकल चेंजेस के साथ बन रहे हैं, रासायनिक परिवर्तन के साथ बन रहे हैं। कंपनी मतलब साथ में। हीट, लाइट और एनी अदर रेडिएशन जैसे कि अल्ट्रावायलेट फॉर एग्जाम्पल मे बी गिवन ऑफ और ऑब्जर्व। तो जो उष्मा हो गई, हीट है ना, लाइट जो प्रकाश हो गया, और जो दूसरे और जो रेडिएशन है ना, जैसे कि अल्ट्रावायलेट है, मे बी गिवन ऑफ और ऑब्जर्व। तो ये ऑब्जर्व भी होती है या फिर ये ऑब्जर्व नहीं भी होती है। साउंड में बी प्रोड्यूस, तो जो साउंड बन रहा है मतलब कि ध्वनि जो उत्पन्न हो रही है। अ चेंज इन स्मेल में टेक प्लेस और अ न्यू स्मेल में बी गिवन ऑफ। तो जो कोई स्मेल है ना, उस स्मेल में कोई चेंज हो रहा है और उसकी जगह कोई नई स्मेल हो गई है। अ कलर चेंज में टेक प्लेस, कोई कलर में चेंज हो गया है, उसकी जगह कोई दूसरा कलर बन गया है। अ गैस में बी फॉर्म्ड, कोई गैस बन रही है। तो लेट अस लुक एट सम एग्जाम्पल्स। यू सा दैट बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज अ केमिकल चेंजेस। तो आपने देखा होगा जो मैग्नीशियम रिबन होता है उसका जलना भी क्या होता है, केमिकल चेंज होता है। बर्निंग ऑफ कोल, वुड और लीव्स इज ऑल्सो अ केमिकल चेंजेस, है ना। तो कोयले का जलना, कोल मतलब कोयला, कोयले का जलना, लकड़ी का जलना और पत्तियों का जलना भी क्या है, केमिकल चेंज है। इनफैक्ट बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस इज अ केमिकल चेंज, मतलब कि किसी भी सब्सटेंस का जलना, किसी भी पदार्थ का जलना, बर्निंग मतलब जलना, तो किसी भी पदार्थ का जलना क्या कहलाता है, केमिकल चेंज कहलाता है, वो केमिकल चेंज होता है। बर्निंग इज ऑलवेज अकम्पेन्ड बाय प्रोडक्ट ऑफ हीट, है ना। तो जो बर्निंग होती है, जो जलने वाली जो क्रिया होती है, वो किससे होती है, हीट के प्रोडक्शन से होती है ना। उष्मा के प्रोडक्शन से, उष्मा उत्पन्न होने पर ही जलने वाली क्रिया होती है, जलने वाली प्रोसेस होती है। ये दोनों साथ साथ में होती हैं। मतलब कोई भी किसी भी चीज को बर्न करेंगे, किसी भी चीज को जलाएंगे तो उससे क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी, उष्मा बनेगी, या कहेंगे कि उष्मा उत्पन्न होगी उससे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। एक्सप्लोजन ऑफ अ फायरवर्क इज अ केमिकल चेंज। तो जो फायरवर्क होते हैं, है ना, आतिशबाजी का जो सामान होता है उसके अंदर विस्फोट करना भी क्या है, केमिकल चेंज है, रासायनिक परिवर्तन है। You know that such an explosion produces heat, light, sound and unpleasant gases that pollute the atmosphere। तो आपने देखा होगा कि विस्फोट से क्या होता है कि हीट प्रोड्यूस होती है, उष्मा निकलती है, रोशनी निकलती है, ध्वनि भी निकलती है और अनप्लेजेंट गैसेस भी निकलती हैं, जो अप्रिय गैसेस होती हैं, है ना, जो मतलब नहीं सुहाती हैं। इस तरह की जो गैसेस होती हैं, अप्रिय गैसेस जो होती हैं, अनप्लेजेंट मतलब अप्रिय, दैट पॉल्यूट द एटमॉस्फेयर। वो क्या करते हैं, ये सारे मिलके एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट करते हैं, वातावरण को प्रदूषित करते हैं। दैट इज वाई यू आर एडवाइज्ड नॉट टू प्ले विद फायरवर्क्स। तो इसके लिए आपको सलाह दी जाती है कि फायरवर्क्स के साथ में नहीं खेलना चाहिए। जो आतिशबाजी की जो चीजें हैं, पटाखे वगैरह जो हैं, उनसे नहीं खेलना चाहिए। आगे देखते हैं। When food gets spoiled, it produces a foul smell। जब भोजन खराब हो जाता है, जब खाना खराब हो जाता है, spoiled मतलब कि खराब होना, it produces a foul smell। तो ये क्या करता है, बदबूदार स्मेल। तो फाउल स्मेल का मतलब बदबूदार गंध उससे निकलती है। कोई खाना खराब हो जाता है, स्पॉइल हो जाता है, तो उससे बदबूदार गंध निकलती है, फाउल स्मेल निकलती है। शैल वी कॉल दिस चेंज अ केमिकल चेंज। तो ये जो चेंज है इसे हम क्या केमिकल चेंज बोल सकते हैं, कह सकते हैं। यू मस्ट हैव नोटिस दैट अ स्लाइस ऑफ एन एप्पल एक्वायर्स अ ब्राउन कलर इफ इट इज नॉट कंज्यूम्ड इमीडिएटली। तो क्या होता है, आपने देखा होगा कि जो एप्पल की स्लाइस है ना, तो वो अगर उसे हाथों हाथ अगर नहीं काम में लेते हैं तो वो कैसी हो जाती है, वो ब्राउन कलर की हो जाती है।
है ना, शेप जो होता है, शेप को अपन जब काटते हैं और फिर उसके बचे हुए पार्ट को अगर थोड़ी देर के लिए रख देते हैं, उसे हाथों हाथ नहीं खाते हैं, तो क्या होता है कि वो धीरे धीरे ब्राउन कलर का होना शुरू हो जाता है। इफ यू हैव नॉट सीन दिस चेंज इन कलर, कट अ फ्रेश स्लाइस ऑफ एप्पल एंड कीप इट अवे फॉर सम टाइम्स। अगर आपने इस चेंज को, जो ये कलर चेंज हो रहा है, इसे अगर आपने नहीं देखा है तो क्या करना है कि कोई फ्रेश एप्पल लेना है, उसकी एक स्लाइस कट करनी है और उसे थोड़ी देर के लिए रख देना है। रिपीट द सेम एक्टिविटी विद अ स्लाइस ऑफ पोटैटो और ब्रिंजल। और इसी तरह की एक्टिविटी पोटैटो और जो ब्रिंजल है, मतलब आलू और जो बैंगन है, उसके साथ में रिपीट करनी है। रिपीट मतलब दोबारा, ये उसके साथ में दोहराना है। द चेंज ऑफ कलर इन दिस केसेस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस। तो ये जो कलर चेंज हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, नए सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन हो रहा है, नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है, फॉर्मेशन बन रहा है ना। इनसे क्या बन रहा है, नया जो पदार्थ है वो बन रहा है, न्यू सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन हो रहा है। आर नॉट दिस चेंजेस केमिकल चेंजेस। ये क्या है, ये केमिकल चेंजेस नहीं है, रासायनिक परिवर्तन नहीं है। नेक्स्ट है इसमें रस्टिंग ऑफ आयरन, जो लोहे के ऊपर जंग लगना जो होता है वो देखते हैं। लेट अस गेट बैक टू रस्टिंग। ठीक है, तो पीछे जो हमने रस्टिंग के बारे में जाना था, देखते हैं। दिस इज वन चेंज दैट अफेक्ट्स आयरन आर्टिकल्स एंड स्लोली डिस्ट्रॉयज देम। ठीक है, तो ये क्या करता है कि ये जो जितने भी लोहे से बनी हुई चीजें होती हैं, आर्टिकल्स मतलब चीजें, लोहे से बनी हुई जो चीजें होती है, उन्हें धीरे धीरे क्या करता है, ये अफेक्ट करता है, धीरे धीरे प्रभावित करता है और क्या करता है, उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है, उन्हें नष्ट कर देता है, खराब कर देता है। सिंस आयरन इज यूज्ड इन मेकिंग ब्रिजेस, शिप्स, कार्स, ट्रक बॉडीज एंड मैनी अदर आर्टिकल्स, द मॉनेटरी लॉस ड्यू टू रस्टिंग इज ह्यूज। तो क्या होता है कि जो ब्रिज है ना, जहाज है, कारें हैं, ट्रक बॉडीज जो हैं, ट्रक के जो पार्ट्स होते हैं, और जो मैनी अदर आर्टिकल्स जो होते हैं, दूसरे जो चीजें होती हैं, वो किसकी बनी हुई होती हैं, वो आयरन की बनी हुई होती है, लोहे की बनी हुई होती हैं। द मॉनेटरी लॉस ड्यू टू रस्टिंग इज ह्यूज। तो क्या होता है, जब इन पर जंग लग जाती है तो इनसे क्या होता है, मॉनेटरी लॉस होता है, मतलब कि वित्तीय हानि होती है। मॉनेटरी लॉस मतलब वित्तीय हानि, पैसों से रिलेटेड इससे क्या होती है, हानि होती है। द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। तो रस्टिंग की जो प्रोसेस है उसके लिए ये एक इक्वेशन रिप्रेजेंट की गई है, बताई गई है, जिसमें देख ये है, आयरन है ना, प्लस ऑक्सीजन है फ्रॉम द एयर से ली हुई ऑक्सीजन, और वाटर है, फिर उससे क्या बना, रस्ट बना, उससे जंग बनी, है ना, आयरन ऑक्साइड। ठीक है, उसे इस फॉर्मूले से दिखाते हैं। फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर और वाटर वेपर इज इसेंशियल। तो रस्टिंग के लिए, जंग लगने के लिए क्या होना जरूरी है, एक तो ऑक्सीजन का होना जरूरी है और पानी का होना जरूरी है, या फिर पानी की जो भाप होती है, वाटर वेपर होता है ना, वाटर वेपर है, या जो पानी है, या फिर ऑक्सीजन है, इसका होना जरूरी होता है। किसके लिए, रस्टिंग के लिए। In fact, if the content of moisture in air is high, which means if it is more humid, rusting becomes faster. क्या होता है कि कंटेंट ऑफ मॉइस्चर इन एयर इज हाई। तो ये जो मॉइस्चर होता है, जो नमी होती है, वो एयर में बहुत ज़्यादा होती है। विच मीन्स इफ इट इज मोर ह्यूमिड, रस्टिंग बिकम्स फास्टर। अगर ये नमी या सीलन, ह्यूमिड मतलब सीलन जो है, नमी जो है, अगर ज़्यादा होगी तो क्या होगा, रस्टिंग बिकम्स फास्टर। तो जो रस्टिंग की जो प्रोसेस है, जंग लगने की जो प्रोसेस है, वो जल्दी जल्दी होगी। सो हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग। तो रस्टिंग से कैसे प्रिवेंट किया जाए, मतलब जंग लगने से कैसे रोका जाए। प्रिवेंट मतलब रोकना।
prevent iron particles from coming in contact with oxygen or water or both. One simple way is to apply a coat of paint or grease. तो क्या करना चाहिए कि रस्टिंग को रोकने के लिए जो आयरन से बने हुए आर्टिकल होते हैं, चीज़ें जो बनी हुई होती हैं लोहे की, उन्हें ऑक्सीजन के कांटेक्ट में, ऑक्सीजन के संपर्क में, पानी के संपर्क में आने से रोकना चाहिए। और वन सिंपल वे इज टू अप्लाई अ कोट ऑफ पेंट और ग्रीस। और क्या करना चाहिए कि उसके ऊपर पेंट या ग्रीस की परत चढ़ानी चाहिए, उस पर पेंट करना चाहिए या ग्रीस की परत लगानी चाहिए। इनफैक्ट दीज कोट्स शुड बी अप्लाइड रेगुलरली टू प्रिवेंट रस्टिंग। ठीक है, तो ये जो कोट्स होते हैं उसके ऊपर जो परत चढ़ाई जाती है वो क्या करती है, ये जो जंग लगने की प्रोसेस जो होती है इसे रोकती है। आगे इसमें अनदर वे इज टू डिपॉजिट अ लेयर ऑफ अ मेटल लाइक क्रोमियम और जिंक ऑन आयरन। तो जो आयरन होता है ना, उसके ऊपर मेटल जैसे कि क्रोमियम है, जिंक है, उसकी परत बन जाती है ना, उसके ऊपर परत, इसकी जो लेयर होती है ना, मेटल की जैसे कि क्रोमियम है, जिंक की है, वो बन जाती है। तो अभी के लिए इस चैप्टर को यहीं ख़त्म करते हैं, है ना। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। इस चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। इसके बचे हुए जो टॉपिक है उसे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हुए मिलेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।